Hello everyone, I hope you all are doing great. I am your educator Anjali Sharma and I welcome you all to Arpita Sharma classes. This is a new series wherein we'll analyze previous year economics questions via quiz. Before starting the quiz, a small announcement. You can subscribe to Arpita Sharma classes for daily Hindu analysis, daily economics MCQ series, Indian polity classes, strategy related to UPSC, CSE, and much more. You can also join our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease for notes and PDFs. Also, Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. Use code Sharma20 to get 10% discount. Now, let's begin the quiz night. So, here is the question number one. Which one of the following statements correctly describe the meaning of legal tender money? This is a very easy question. मैंने सोचा पहला question easy रखें ताकि सबका morale boost हो. Most probably I guess पूरा quiz ही easy रखते हैं. Which of the following statements correctly describe the meaning of legal tender money? Legal tender money का correct description क्या है? The money which is tendered in courts of law to defray the fee of legal cases. I don't even find this as a option. मतलब ये तो पहले ही eliminate कर दो. The money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims, the bank money in the forms of checks, drafts, bill of exchange, etc. The metallic money in circulation in a country. What do you think is the answer? Tell me the answer in the comments below. Okay, so the answer is, अच्छा देखो मैंने ये तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है. इसमें से 3 ऑप्शंस बच गए. ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट बताएंगे आंसर्स. So the answer is option B, which is the money which a creditor is under compulsion to accept in the settlement of his claims. अब देखिए, अब आपके पास एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऑप्शन सी या डी क्यों नहीं होगा. मेटालिक मनी जो है उसको आप एक टाइम के बाद मना कर सकते हो. जैसे 1000 रुपए एक के सिक्के में शायद आई रेड कि एक के सिक्के की अगर आप पेमेंट कर सकते हो तो आप 1000 रुपए से ज्यादा या 2000 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते. उसके बाद सामने वाला जो पार्टी है वो आपको मना कर सकता है कि नहीं आप मैं नहीं लूंगा, ये सिक्के एक्सेप्ट नहीं करूंगा. और लीगल टेंडर के साथ यही एक रेस्ट्रिक्शन है कि सामने वाला पर्सन मना नहीं कर सकता आपको. तो this is wrong. And then the bank money in the form of checks, drafts, bills of exchange, ये तो हम सभी को पता है कि हम डिनाई कर सकते हैं. कुछ भी लोगों को पूछना पड़ता है, चेक में पेमेंट लेंगे क्या, चेक चलेगा क्या, पर नोट के साथ नहीं पूछना पड़ता. नोट चलेगा क्या, नोट ऑब्वियसली चलेगा, हमें पता है. So the legal tender money is a fiat money which you or any citizen cannot delay for settlement of the claims or any transactions. It is backed by the guarantee of the RBI that you can provide that note to any bank and they'll provide the purchasing power of that amount. इसका सिंपल बेसिक मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए का नोट लेकर के बैंक में जाते हैं तो वो 100 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हो. तो बेसिकली जितना लेके जा रहे हो आप पैसा वो लीगल टेंडर है. नाउ अब मेटालिक मनी की यहाँ पे बात हुई थी तो मेटालिक मनी दो तरह की हो सकती है, स्टैंडर्ड मेटालिक मनी एंड टोकन मनी. स्टैंडर्ड मेटालिक मनी क्या होती है, वो प्योर एंड सुपीरियर मेटल्स की होती है, जैसे गोल्ड के सिक्के हो गए, सिल्वर के सिक्के हो गए. तो इनकी जो है ये फेस वैल्यू जो है इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होती है. जैसे 100 ग्राम काफी ज्यादा गोल्ड का सिक्का हो गया, लेकिन ठीक है 10 ग्राम का सिक्का जो अगर है तो उसकी वैल्यू 10 ग्राम जितनी गोल्ड की होती है उतना होगा. पर टोकन मनी में आ जाता है आपका 2 का सिक्का, 1 का सिक्का, 5 का सिक्का टाइप का सिक्का. इट इज मेटालिक मनी मेड अप ऑफ इम्प्योर एंड इंफीरियर मेटल्स. ये जो मेटालिक मनी होती है इसकी फेस वैल्यू जो होती है दैट इज ग्रेटर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जिस बेस मेटल से वो बना है उसकी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू होती है, मतलब उस 1 रुपए या 5 रुपए की. तो मतलब वो जो 5 रुपए का कॉइन होता है उसमें 5 रुपए बराबर भी वो मेटल नहीं यूज हुआ होता. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कंस्टिट्यूट्स द लेंडिंग टू. अब देखिए पीएसएल लेंडिंग जो है बैंक में, प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन कौन से बताइए. एग्रीकल्चर, एमएसएमई, वीकर सेक्शंस, ऑल ऑफ द अबव. नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन गाइस, आई एम नॉट गिविंग यू मच टाइम फॉर दिस. चलिए बताइए. प्रायोरिटी सेक्टर, अगर किसी को कुछ नहीं भी पता होगा ना तो उसको पता होगा कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं और प्रायोरिटी होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो प्रायोरिटी हमारे लिए एग्रीकल्चर तो है ही है. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, फिर आते हैं एमएसएमईज.
अभी भी रिसेंटली भी एमएसएमईज को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा लोन्स एंड ऑल आए हैं। अभी जो रिसेंट 20 लाख करोड़, पता नहीं 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ का जो पैकेज आया है दैट, एंड उसमें भी एमएसएमईज के बारे के लिए है। तो एमएसएमईज आर इम्पोर्टेंट। वीकर सेक्शंस आर ऑलवेज लाइक हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं वीकर सेक्शंस इंडिया के लिए। तो दस ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, which is answer D. Priority sector lending is an important role given by the RBI to the banks for providing a specified portion of the bank lending to few sectors like agriculture and allied activities, micro and small enterprises, poor people for housing, education for students and other low income groups and weaker sections. This is essentially meant for an all round development of the economy as opposed to focusing only on financial sector. कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आगे ही जाने की सोचें, आपको सबको लेकर के आगे जाने की सोचनी चाहिए। और हमें एग्रीकल्चर मजबूत करके या वीकर सेक्शंस को मजबूत करके, एजुकेशन के लोन्स इजी मतलब इंटरेस्ट रेट्स पे दे करके आप अपनी इकोनॉमी आके लेके जा सकते हैं। सो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड पीएसएल। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज, a UN mechanism to assist countries transition towards greener and more inclusive economies emerged at the Earth Summit on Sustainable Development 2002, the United Nations Conference on Sustainable Development 2012, Rio de Janeiro, the United Nations Framework Convention on Climate Change 2015, Paris, the World Sustainable Development Summit 2016, New Delhi. So this is a question of like टेक्निकलिटी। हमने अगर पढ़ा होगा इन चारों कन्वेंशंस के अंदर क्या हुआ था तो हमें याद होगा। ऐसे इसमें तुक्का नहीं मार सकते मतलब तुक्का तो वैसे भी नहीं मार सकते। स्टिल व्हाट इज द आंसर? ओके, दिस इज पार्टनरशिप फॉर एक्शन फॉर ग्रीन इकोनॉमी। तो अर्थ समिट भी हो सकता है, यूएन कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज के लिए भी हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो हम इसमें से कुछ भी नहीं गैस कर पा रहे हैं। तो बताइए अगर जिनको आंसर आता है, स्टिल टेक अ गैस। द आंसर विल बी ऑप्शन बी, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012। तो द पार्टनरशिप for action on green economy was launched in 2013 as a response to the call at Rio 20 plus to support those countries wishing to embark on greener and more inclusive growth trajectories. PAID seeks to put sustainability at the heart of economic policies, कि हम जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं उसमें हम ये ध्यान रखें कि हम सस्टेनेबिलिटी हमारी इम्पोर्टेंस का एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए सस्टेनेबिलिटी। एंड प्रैक्टिसेस टू एडवांस द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट नेशंस एंड रीजन्स इन रीफ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस अराउंड सस्टेनेबिलिटी टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट इनकम एंड जॉब्स, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एंड स्ट्रेंथन द इकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ देयर इकोनॉमीज। दिस इज बेसिकली अबाउट कि हम कैसे अपने 2030 के जो गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उनको हम इकोनॉमिक पॉलिसीज रीफ्रेम करके कैसे हम अचीव कर सकते हैं। और इकोनॉमिक पॉलिसीज रीफ्रेम ऐसी करनी है जिसमें कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सेंटर पे रख के बाकी सारी चीजें उसके अराउंड डेवलप की जा जाए। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Consider the following countries: Australia, Canada, China, India, Japan and USA. Which of the above are among the free trade partners of ASEAN? इसके लिए ना, इस क्वेश्चन के लिए अगर अभी हिमानी मैम का एक लेक्चर आया था रिसेंटली इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। बताइए, और नहीं देखा है तो जा करके देखिए, इट इज अंडर आवर चैनल। नाउ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए, इनमें से कौन कौन से पार्टनर्स हैं आसियान के? व्हाट इज आसियान? इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है ये। सो द आंसर इज सी, which is 1, 3, 4 and 5. That means Australia, India, China and Japan. Cool. I won't be explaining this much because इसके ऊपर already हिमानी मैम ने लेक्चर लिया हुआ है, प्लीज जाके वही देख लीजिए। But still, it is like Association of Southeast Asian Nations. It has 5 free trade agreements with 6 dialogue partners, namely China, Japan, Republic of Korea, India, Australia, and New Zealand.
ठीक है, एंड दिस टॉपिक हैज बीन रेगुलरली इन फोकस बाय फ्यू ईयर्स इकोनॉमिक सर्वेज इन कंटेक्स्ट ऑफ RCEP, TPP एंड TATIP. सो ये वाले जो है इसके ऊपर तो प्रॉपर आपको लेक्चर मिल जाएगा, तो आप वो जाके देख लेंगे, तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 5. If a commodity is provided free to the public by the government, then the opportunity cost is zero, the opportunity cost is ignored, the opportunity cost is transferred from consumers of the product to the tax paying public, the opportunity cost is transferred from the consumers of the product to the government. Not much, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और फिर आप बता पाएंगे. देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट जो है इट इज नॉट न्यू, मतलब इट इज एक्चुअली वेरी बेसिक कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए. अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, बस इसी मौके की कॉस्ट को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. अगर इसे अच्छे से बताएं तो कैसे पता चलेगा, बताइए. चलिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो किस केस में होती है, इग्नोर किस केस में होती है, या सी या डी कौन सा आंसर होगा? अगर जो हमारी गवर्नमेंट है वो पब्लिक को फ्री सर्विसेज दे रही है, जैसे कि फ्री बस में ट्रैवल, जैसे कि अभी हमें सरकार दे रही है, दिल्ली सरकार, तो बताइए व्हाट इज द सॉल्यूशन? The answer will be the opportunity cost is transferred from consumers of the product to the tax paying public. अच्छा देखिए, मौके की कॉस्ट का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज अगर हमारे पास पैसे होते हैं तो हम उससे दो चीजें कर सकते हैं. जैसे अगर इफ आई हैव 100 रुपीज नोट, तो मैं सोच सकती हूँ कि यार इससे एक प्लेट मोमोज खा सकते हैं और इससे एक प्लेट स्प्रिंग रोल भी खा सकते हैं. अच्छा ओके, खाने का एग्जाम्पल नहीं लेते. अगर इससे एक प्लेट मोमोज खा सकते हैं और इसके साथ आप एक रजिस्टर भी ले सकते हो, मतलब ऑपोजिट, तो आप ये डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, कि आपकी रजिस्टर बिल्कुल भर गई है और आपको रजिस्टर लेनी ही है, या आपको बहुत भूख लगी है, आपको मोमोज खाना है. तो इट डिपेंड्स. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपको एक ऑप्शन छोड़ने के लिए दूसरा ऑप्शन लेने के लिए, मतलब जो कॉस्ट चुकानी पड़ती है वो, क्योंकि हम दोनों में से एक ही चीज कर सकते हैं, हम एक टाइम पे या एक चीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दूसरे की जो हमने बेनिफिट खोया दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. Opportunity cost is the loss of other alternatives when one alternative is chosen. That is, जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर आपके पास कैश पड़ा है घर पे, तो वो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसे दिखाएगा. अगर हमारे पास वो बैंक में पड़ा होता तो उस पर हमें 3% इंटरेस्ट मिल रहा होता. घर पे आइडल पड़ा हुआ है तो उस पर वो हमारा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है. दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शंस थे कि हम उसे कैश को घर में रख सकते हैं, हम बैंक में रख सकते हैं. घर में रखा है तो हमारे पास ये है कि चलो लिक्विडिटी है, कभी भी कोई मांगे तो दे सकता है. वैसे बैंक में भी लिक्विडिटी होती है, बट स्टिल लेट्स सी, अगर बैंक में रख रहे हो तो आपको उस पर 3% इंटरेस्ट भी मिल रहा है. नाउ वी आर फॉर गोइंग दैट, क्योंकि वो हम अपने घर पे रख रहे हैं, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एज पर माइक्रो इकोनॉमिक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो. किस केस में होता है? फॉर फ्री गुड्स सच एज एयर, कॉमन गुड्स सच एज फिश, ग्रेजिंग लैंड. अब ऑब्वियसली हवा का कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता है, मतलब हवा ऐसे नहीं वैसे कुछ भी, उसके दो चीजें नहीं हम कर सकते. फॉर पब्लिक गुड्स सच एज स्ट्रीट लाइट एंड डिफेंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इन्वॉल्व, कि मतलब पब्लिक गुड्स जो भी होता है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, तो जीरो तो हो ही नहीं सकती, तो दिस इज रॉन्ग. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट जीरो. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ मोस्ट ल्यूक्रेटिव ऑप्शन, ज्यादा कौन सा ऑप्शन आपको बाहर आए, माइनस रिटर्न ऑफ चोजन ऑप्शन, और मतलब आपने क्या चूज किया है. इफ द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन द प्रायोरिटी सेक्टर, समबडी हैज टू बियर द कॉस्ट. अगर मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है प्रायोरिटी सेक्टर में, हमने अभी पढ़ा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. प्रायोरिटी सेक्टर कौन से थे? एग्रीकल्चर, MSME एंड एजुकेशन फैसिलिटीज टू द पब्लिक एक्सेट्रा. तो इसमें अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है तो किसी को तो उसका कॉस्ट उठाना पड़ेगा. दैट इज यूजुअली द टैक्स पेइंग पब्लिक. मतलब अगर जैसे गवर्नमेंट के पास जब हमारा टैक्स आता है तो उससे वो दो काम कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, कि आपके रोड्स वगैरह डेवलप करा सकती है और दूसरा आपको फ्री में खाना वाना दे सकती है. तो अगर दो, मतलब एक टाइम पे तो वो एक ही काम कर सकती है ना, तो वट एवर जो वो छोड़ रही है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Now moving on to question 6. Consider the following statements. The Reserve Bank of India manages and services Government of India securities but not any state government securities. अच्छा, ऐसा कह रही है RBI जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो सिक्योरिटीज मैनेज करती है, पर कोई स्टेट के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैनेज नहीं करती. ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. कि टी बिल्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं इशू कर सकते. ट्रेजरी बिल्स ऑफर
treasury bills offer are issued at discount फ्रॉम द पार वैल्यू। अच्छा, इसे हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं। अगर आपने मेरी आई गेस इससे पहले वाली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया था, जहां पे ट्रेजरी बिल के बारे में बताया था। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बताइए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 1 and 2 ओनली, ये या ये? सिर्फ 3 करेक्ट है, मतलब 3 तो पक्का करेक्ट है। ये तो वैसे मुझे याद है, क्योंकि मैंने बताया था कि आप 100 रुपए का ट्रेजरी बिल जो है वो आप 90 रुपीज में देते हैं सामने वाले को, जो भी आपका बिल ले रहा होता है। उसके बाद जब वो मैच्योरिटी पीरियड के बाद वापस आता है तो हम उसे वापस 100 रुपए दे के वो बिल ले लेते हैं। तो वो जो 10 रुपए होता है दैट इज द इंटरेस्ट जो वो कमा रहा होता है। सो यार, तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो देखो एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि 3 हमारा करेक्ट है। तो 2 and 3, 1, 2, 3 and 3 में बताइए। सो द आंसर इज 2 and 3 only, which is option C, this one. Now the explanation for this is RBI is a banker debt manager for both state and union government, so hashtag first is wrong. Now, according to the Department of Economic Affairs, short-term debt of the central government on the residual maturity basis includes 14-day intermediate treasury bills, regular treasury bills, dated securities maturing and ensuring 1 year, and external debt with remaining maturity of less than 1 year. Short-term debt of state government comprises internal debt, and that includes market loans maturing within 1 year and repayment of loans. Therefore, hashtag 2 is right. अब देखिए, हम देखेंगे हमारा स्टेटमेंट 2 था क्या। हमारा स्टेटमेंट था कि ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। और एज पर इकोनॉमिक अफेयर्स भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो नहीं इशू कर सकती, दैट दे इंक्लूड मार्केट लोन्स मैच्योरिंग विद द नेक्स्ट ईयर्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू द सेंटर। इंटरनल डेट ही ये मैनेज कर सकती है। नाउ, the third option, that is as per Investopedia, T-bills are issued at a discount from the par value or the face value of the bill. ये एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया है कि आपका 1000 का जो ट्रेजरी बिल है वो इन्वेस्टर को माइट भी 900 का ही पड़े। उसके बाद जैसे 15 डेज का मान लीजिए मैच्योरिटी पीरियड था, जब मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है कंप्लीट, जब आपका इन्वेस्टर लेके आता है वो ट्रेजरी बिल, तो आप उसको 1000 रुपीज देते हैं और उसको 100 रुपीज का जो फायदा होता है that is the interest, that is the interest earned for the investor. The next question is, consider the following statements. Capital adequacy ratio CAR is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the account holders fail to repay dues. CAR is decided by each individual bank. अब CAR तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। Capital adequacy ratio is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the account holders fail to repay dues. चलिए बताइए, इनमें से दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है? तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है। सो द आंसर इज ए, विच इज 1 ओनली। अब ये सिर्फ ये क्यों करेक्ट है? तो जब हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात कर रहे हैं तो एडिक्वेसी का यहाँ पे मतलब है सफिशिएंसी की, और बैंक के टर्म में कैपिटल का मतलब है मनी, कि बैंक के पास प्रॉपर अमाउंट में मनी है कि नहीं। और रेशियो की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि किसी प्रोपोर्शन में देखेंगे ना कि हम कितना जो सफिशिएंसी है मनी की वो किस कंपैरिजन में। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होती है इसका फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल अपॉन रिस्क ऑफ वेटेड एसेट्स। अब टोटल कैपिटल जो होती है बैंक की दैट इज इनटू टियर 1, टियर 2 एंड टियर 3। टियर 1 में SLR और ऐसे वाले एसेट्स आते हैं जो आप मेंटेन करते ही हैं। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स वेटेड रिस्क एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इट इज मेजर्ड एज टियर 1, टियर 2, टियर 3 अपॉन रिस्क ऑफ वेटेड एसेट्स। चलिए एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने अभी थोड़े दिन पहले वाले जो क्विज में करा था कि हमने पढ़ा था कि डिपॉजिट्स जो होती है ना वो बैंक का एसेट नहीं होता है, वो बैंक की लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो उसे पे ऑफ करनी होती है, वो उसे वापस करनी होती है। जब मैं अपना पैसा निकालने जाऊंगी तो उसे देना पड़ेगा। बैंक नहीं कह सकता वो तो मेरा एसेट है मैं कैसे दे दूं, लेकिन वो जो उससे लोन्स जनरेट करता है ना दैट इज आपका एसेट।
ठीक है। और अगर वो लोन माल्या जैसे किसी आदमी को दे देता है ना, तो आप रिस्की वेंचर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, मतलब फिर तो आपका हो सकता है कि पक्का पक्का डिफॉल्ट हो जाए, क्योंकि वो नहीं देंगे। तो बैंक्स आर जस्ट फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, जिसमें हम डिपॉजिट क्रिएट करते हैं, वो उसकी लाइबिलिटी होती है, वो उसको एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं लोन्स दे करके, और उससे इंटरेस्ट कमाते हैं। नाउ दीज आर अंडर बेसल 3 नॉर्म्स 2019 2009 2008 में जो ग्रेट रिसेशन आया था, उसके बाद 2009 में बेसल 3 नॉर्म्स आए थे, उसके अंडर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के हिसाब से आपको इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मेंटेन करना पड़ता है, ताकि जो भी आप लोन दे रहे हैं उसका सर्टेन परसेंटेज आपको रखना पड़ेगा, ताकि सडनली अगर वो बंदा डिफॉल्ट भी कर जाता है तो आप डिपॉजिटर्स का पैसा ना लेके जाएं। देखिए, अब इसका एक अच्छा एग्जांपल है जो वेटेड एसेट्स का रिस्क है, उसमें मैं बता सकती हूँ कि मान लीजिए कि बैंक ने डिसाइड किया कि वो अंबानी को लोन दे, ठीक है, दूसरा उसने डिसाइड किया कि वो माल्या को लोन दे, और तीसरा उसने डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट को लोन दे। तो जो गवर्नमेंट को लोन दे रहा है दैट इज 100% सेफ, कि मतलब वो तो पैसा गवर्नमेंट तो लेके भागेगी नहीं, गवर्नमेंट तो वापस करेगी। माल्या को दे रहे हैं तो वो पक्का तो आपका पक्का पक्का डूबने ही वाला है, और अगर अंबानी को दे रहे हैं तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपके पैसे डूब जाएं। तो दीज अंबानी, माल्या एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंट रिस्क हियर। तो आप रिस्क वेट करते हैं, मतलब हर एक उसका कि हर एक ऑप्शन का कितना रिस्क है, एंड देन सर्टेन परसेंटेज जो है वो आप रखते हैं अपने पास। नाउ the risk of weighted assets take into account credit risk, market risk and operational risk. It is used to protect, अब ये CAR जो है, मतलब it is, मतलब it यहाँ पे CAR है, is used to protect depositors and promote the stability and efficiency of the financial system around the world. अब बैंकर्स के ऐसे ऐसे पैसे लेके भागे जा रहे लोग, तो इसके बारे में कुछ तो करने वाले थे ना बैंक्स भी, तो उसके लिए ये हुआ है कि अब आपको एक सर्टेन अमाउंट हमेशा रखनी पड़ेगी मेंटेन, ताकि अगर आपका पैसा लेके एक बहुत बड़ी अमाउंट लेके भाग भी जाए आपका कोई डिफॉल्टर माल्या टाइप, तो आप एकदम से बैंक करप्ट ना हो जाए, या एकदम से बैंक एकदम से खत्म ना हो जाए, लिक्विडेट ना करना पड़े, बैंक को तब भी बचाने का ऑप्शन हो हमारे पास। इट इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक एंड बैंक रेगुलेटर्स टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम टेकिंग एक्सेस लेवरेज एंड बिकमिंग इंसॉल्वेंट इन द प्रोसेस, कि हाँ एसेट जनरेट करने के नाम पे सबको लोन देते रहो और उसके बाद इंसॉल्वेंट हो जाओ, क्योंकि वो तो लोन अब चुका नहीं रहे। सो ये रेट जो है सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है, तो दिस इज रॉन्ग, विच इज की इट इज डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक, ये गलत है, तो सिर्फ वन ओनली। Cool. Moving on to the next question. Consider the following statements. Human capital formation as a concept is better explained in the terms of a process which enables individuals of a country to accumulate more capital, increasing the knowledge, skill levels and capacities of the people of the country, accumulation of tangible wealth and accumulation of intangible wealth. अब देखिए, जब आप बात करते हैं कभी भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, तो आपके इसमें पूछा हुआ है कि किस तरीके के कौन से सेंटेंसेस जो हैं, इसमें कौन से ऑप्शंस जो हैं कंसेप्ट को समझा पा रहे हैं कि जो कंट्री की एक इंडिविजुअल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकें, कैपिटल जमा कर सकें, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, स्किल, कैपेसिटी डेवलप कर सकें, बहुत ज्यादा जो टैंजिबल वेल्थ होती है, वो जो आप वेल्थ टच कर सकते हैं, दिख रही है आपको, वो वेल्थ इकट्ठी कर सकते हैं। अक्यूमुलेशन ऑफ इनटैंजिबल वेल्थ, मतलब वो वेल्थ जो आपके दिमाग में हो सकती है, पेटेंट्स हो सकते हैं, कॉपीराइट्स हो सकते हैं, और आइडियाज, नॉलेज, इन सब चीजों की जो आपको नहीं दिखाई दे, ऐसी वेल्थ अक्यूमुलेट कर सकती है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बताती हैं इसमें से? 1 and 2, 2 only, 2 and 4 and 1, 3, 4. What is the answer? Comment down the answers below, guys. The answer is option C, which is 2 and 4. देखिए, मोर कैपिटल कितनी भी करती जाएगी तो आपकी इकोनॉमी जो है फिजिकली बेटर होगी। ह्यूमन कैपिटल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी जो है वो ह्यूमन के हिसाब से बेटर हो, मतलब ह्यूमन कैपिटल जो है, आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रिसोर्स फॉर एनी इकोनॉमी। तो आपका अगर ह्यूमन एजुकेटेड होगा, अगर आपके ह्यूमन के अंदर, मतलब आई एम नॉट एबल टू गेट दैट वर्ड, ह्यूमन के अलावा अगर आपके जो लोग हैं, आपकी जो जनसंख्या है, वो अगर आपके स्किल्ड है, उनकी अच्छी कैपेसिटी है, नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो जितना ज्यादा इन सब चीजों में इन्वेस्ट करेंगे दैट उतना ही ज्यादा आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगा ह्यूमन का। नाउ एक्सप्लेनिंग दैट,
Although I would want you guys to read it in the PDF that would be provided on our Telegram channel, but I'll still explain a few parts. That is, it is the human capital formation is the outcome of investment in education, health, on the job training, migration and information. अब देखिए यहाँ क्या बात हो रही है कि आपका ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होता है. आप जो भी आपकी कंट्री जो है वो एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रही है, आपकी जो जनसंख्या है वहाँ की हेल्थ अच्छी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हैं, आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है, मतलब कि आपको तैयार किया जा रहा है मार्केट के लिए, कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बस ग्रेजुएट करके आ गए हैं. यू आर प्रोवाइडेड विद प्रॉपर स्किल्स जो कि आपको जॉब के लिए चाहिए. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द OECD, human capital is defined as the knowledge, skills, competencies and other attributes embodied in individuals or groups of individuals acquiring during their life and used to produce goods, services or ideas in the market circumstances. तो अब इसके हिसाब से ना जो फर्स्ट है ऑप्शन, जो ऑप्शन सेकंड था हमारा, which was, why are you not visible? Increasing the knowledge, skills, levels and capacity, इस वाली डेफिनेशन के हिसाब से ये सही हो गया. ठीक है. एंड देन देयर वाज दिस पॉइंट कि इनटैंजिबल वेल्थ जो है उसके अंदर आते हैं आपके पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. सो इफ मोर पेटेंट्स आर जनरेटेड शोज दैट की पॉपुलेशन आपकी एजुकेटेड है, तो दस ह्यूमन कैपिटल इज फॉर्म्ड. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 9, that is, consider the following statement. Coal sector was nationalized by the government of India under Indira Gandhi. Now coal blocks are allocated on lottery basis. Till recently, India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. तो ये सारा कुछ कोल सेक्टर के बारे में है. पहले तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जब चला रही थी गवर्नमेंट तो कोल सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया गया था. अब उन्होंने कहा कि कोल ब्लॉक्स जो होते हैं वो लॉटरी बेसिस पे अलॉट किए जाते हैं, और अभी तक रिसेंटली तक इंडिया इंपोर्ट करती थी कोल अपनी शॉर्टेजेस पूरी करने के लिए, लेकिन अब इट इज सेल्फ सफिशिएंट. which of the options are correct? 1 only, 2 and 3 only, 3 only, 1, 2 and 3. तो इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं बताइए. सो द ऑप्शन इज 1 only. क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी के टाइम पे काफी सारी जो चीजें थी ना वो नेशनलाइज हो गई थी, कई बैंक्स नेशनलाइज हो गए, तो हम मान सकते हैं कि कोल सेक्टर भी नेशनलाइज हो गया होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर 1 करेक्ट है, 1 ट्रू है, तो 2 and 3 and 3 तो ऑप्शन वैसे ही चले गए, एलिमिनेट हो गए. अब हमारे पास ऑप्शन बच गया ए एंड डी. तो डी में कहना चाह रहे हैं कि वो तीनों करेक्ट है, और जो ए है उसमें कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही करेक्ट है. तो हमारा ऑप्शन में से ए है. आई विल एक्सप्लेन व्हाई. 1973 में कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट, कोल इंडिया and other CPSCs took over private coal mining companies. They will dig coal, sell it to the thermal power plants and other industries. So #1 is right. Answer could be A और D. जैसे मैंने बताया A भी हो सकता है और D भी हो सकता है, क्योंकि हमारा 1 तो पक्का करेक्ट है. Now, 2015 में Coal Mine Special Provision Act, it opens up commercial coal mining for both private and public entities and thus end monopoly of coal in India. ठीक है. प्रेजेंट कोल ब्लॉक्स आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन. तो हमें पता चल गया कि लॉटरी बेसिस वाला गलत है. अगर इसमें से एक ये गलत है तो द ओनली करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज ऑप्शन ए, 1 only. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज. Which of the following are included in the capital budget of the government of India? Expenditure on acquisition. चलिए ठीक है, कैपिटल बजट की बात करी जा रही है. कैपिटल बजट के पार्ट्स बताएंगे अभी. चलिए ठीक है. एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग मशीनरी एटसेट्रा. लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. इन तीनों में से कौन सी चीजें जो है वो कैपिटल बजट में आती हैं? तीनों आती हैं. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या तीनों आती हैं. कैपिटल बजट ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है. आई गेस 12th की मैक्रो में हमने पढ़ा है. 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स, NCERT, गवर्नमेंट एंड द बजट. Government budget and economy, that was the chapter's name. So the option is D, that 1, 2, 3 all of them are correct. नाउ कैपिटल बजट जो होते हैं इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट्स. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लोन्स, एडवांसेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स. 10 हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. अब आ जाते हैं कैपिटल रिसीट्स पे. कैपिटल रिसीट्स आर ऑल दोज रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट which either creates liability or financial
और reduces financial asset or capital receipts. ठीक है, the main items इसमें यहाँ पे मेन ये सारा कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स की एज इट इज लिखा हुआ है उसमें। तो इसमें मेन आइटम्स हैं कैपिटल रिसीट्स के, लोन रेज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, जो मार्केट बोरोइंग्स कहलाई जाती हैं कि आपने जो पब्लिक से लोन लिया है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये भी हमने कह दिया कि फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है, तो दिस tells us that कि सेकेंड ऑप्शन भी सही है, ठीक है। एंड लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगा कि एडवांसेस बाय द PSU एंड अदर पार्टीज, एंड लोन्स एंड एडवांसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट यूनियन टेरिटरीज। तो हमारे 1, 2 and 3 तीनों करेक्ट है। नाउ that the quiz ends. I hope you all scored well, and even if you didn't, please don't lose hope. The bonus topic for the day is blockchain technology. A look at blockchain technology. What is it? The blockchain is a decentralized ledger of all transactions across a peer-to-peer network. Using this technology, participants can confirm transactions without the need for central certifying authority. Potential applications include fund transfer, settling trades, voting and many other uses. तो यहाँ पे जो आपका एक सेंट्रल सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसकी नीड बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, एंड इट इज लाइक अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, इट इज लाइक एन ऑनलाइन लेजर, ठीक है। और इसमें एक बार जो ट्रांजैक्शन हो जाती है दैट इज रिकॉर्डेड एंड इट is not deleted, and उसकी proper verification होती है। तो how it works, someone request a transaction कि मुझे किसी को इतना amount transfer करना है, the requested broadcast transaction is broadcast to a P2P network consisting of computer known as nodes. P2P is peer-to-peer networks consisting of computers जिनको हम nodes बुलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हो जाती है validation कि the network of nodes validates the transactions and the user status using the known algorithms. उसके बाद validate होने के बाद क्या होता है, a verified transaction can involve cryptocurrency, contracts, records or other informations. Once verified, the transaction is combined with the other transactions to create a new block of data in the ledger. जैसे ये blocks दिख रहे हैं उसमें से एक block add हो जाता है जब आपकी वो transaction validate हो जाती है, ठीक है। उसके बाद the new block is then added to the existing blockchain in a way that is permanent and alternable, कि मतलब जब न्यू ब्लॉक ऐड हो गई है आपके ब्लॉकचेन में तो वो परमानेंट है और आप उसे ऑल्टर नहीं कर सकते, एंड वंस दिस ब्लॉक इज एडेड इनटू द चेन द ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीट। सो थियोरेटिकली व्हाट इज ब्लॉकचेन? Sometimes it is referred to as distributed ledger technology. Blockchain DLT are building block of Internet of Value and enable recording of interactions and transfer value peer to peer without a need for centrally coordinating एंटिटी, कि मतलब आप जो ब्लॉकचेन जो है जिसे आप डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। लेजर क्या होती है? फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेजर एक बेसिक ऐसा खाता होता है जिसमें आपका डेबिट और क्रेडिट बताया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट का। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप कैश का लेजर बना रहे हैं तो आपने कैश कहाँ खर्चा और आपके पास कहाँ से आया वो सारी चीज़ें आप इसमें नोट करते हैं। तो अब फॉर ब्लॉकचेन जो है वो ऐसा एक इंटरनेट पे इसका लेजर बनाती है जो कि वैल्यू से रिलेटेड होता है, और वैल्यू से आपका क्या मतलब है? यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स, फॉर एग्जांपल मनी, सिक्योरिटी, लैंड टाइटल्स एटसेट्रा। ऑल्सो ओनरशिप पर्सनल इंफॉर्मेशन की भी हो सकती है जैसे आइडेंटिटी, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल डेटा। तो वंस एक ट्रांजैक्शन अगर हो गई है ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड तो उसे इरेज नहीं किया जा सकता, ना ही उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। दैट वी हैव ऑलरेडी रेड। Now, how it operates? The technology allows transaction to be simultaneously anonymous and secure, peer to peer, instant and frictionless, कि मतलब बहुत ही जल्दी हो सकती है। आपकी आइडेंटिटी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं की जाती, आपकी ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी, सो इसे हैक करना मुश्किल होता है। इट डज दिस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रस्ट फ्रॉम पावरफुल इंटरमीडियरीज टू अ लार्ज ग्लोबल नेटवर्क which through mass collaboration, clever code and cryptography enables a tamper-proof public ledger of every transaction that has ever happened on the network. तो हर ट्रांजैक्शन का एक टैम्पर प्रूफ लेजर बनता है जो कि कभी भी उस नेटवर्क पे हुआ है।
Now, a block is the current part of the blockchain which records some of the recent transaction and once completed goes into the blockchain as a permanent database. अगर हम अपनी वाली फिगर से समझें तो ये वाली जो ब्लॉक है, this block is इंडिविजुअल पार्ट, ठीक है, करंट पार्ट जो कि रिकॉर्ड करता है कुछ डेटा रीसेंट ट्रांजैक्शन का, और जब ये यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है ब्लॉकचेन में तो ये एक परमानेंट डेटाबेस हो जाता है. Now, each block gets completed, a new block is generated. Blocks are linked to each other like a chain, इसलिए इसका नाम blockchain है, in proper linear chronological order with every block containing a hash of the previous block. Now, DLT makes the history of any digital asset unalterable and transparent through the use of decentralization and cryptographic hashing. इसका बेसिक मतलब ये है यहाँ पे कि जो DLT है वो डिजिटल एसेट का जो फुटप्रिंट्स होते हैं एसेट के, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन तो आपकी फुटप्रिंट्स बनती हैं और वो अनऑल्टरेबल है इस केस में. अदरवाइज आप उसे टेम्पर जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं उन्हें ज्यादा पता होगा इस बारे में. बट DLT के केस में आप वो जो भी एक बार हिस्ट्री क्रिएट हो गई है वो आप नहीं हटा सकते. ब्लॉकचेन तीन चीजों को कंसिस्ट करती है, ब्लॉक्स, नोड्स एंड माइनर्स. तो नोड्स मैंने बता दिया, वो जो कंप्यूटर्स होते हैं अटैच होते हैं, दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेंटेन्स कॉपीज ऑफ द ब्लॉकचेन एंड कीप्स द नेटवर्क फंक्शनिंग. माइनर्स जो होते हैं वो न्यू ब्लॉक बनाते हैं चेन में थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग. अ ब्लॉकचेन रिमूव्स द नीड फॉर यूजिंग अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी. हमें एक तीसरी पार्टी का, जैसे आई गेस मुझे जितना लगता है उसमें ये, जैसे हम कोई भी पेमेंट अगर पेटीएम से करते हैं या किसी और ऐप से करते हैं तो उसमें हमें पेमेंट गेटवे का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें एक पेमेंट गेटवे चूज करनी पड़ती है, सेलेक्ट करनी पड़ती है. बट आई गेस इसमें ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता है, आपको किसी भी थर्ड पार्टी की बैंक की जरूरत नहीं पड़ती और ये कस्टमर्स और सप्लायर्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है. वैसे इमेजिन करना भी मुश्किल है कि अगर मैं किसी को पेमेंट करना चाहती हूँ और बीच में कोई बैंक है ही नहीं तो पैसे आएंगे कहाँ से और पैसे जाएंगे कहाँ पे. तो यहाँ पे पैसे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज की बात हो रही है. So benefits of blockchain as a public ledger system: blockchain records and validates each and every transaction made, which makes it secure and reliable. All the transactions made are authorized by miners, which makes the transaction immutable and prevent it from the threat of hacking. Blockchain technology discards the need of any third party or central authority for peer-to-peer transactions. It allows decentralization of the technology. अब एक recent नई बात आई है कि जो Facebook है वो एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला है 2020 में, which is named as Libra. Now, Facebook also announced a dedicated wallet app called Calibra जो कि इसमें डील करेगी, ठीक है, which will be built into WhatsApp and Messenger as well to let users store and use these Libra coins. Now, what is Libra? Libra is a cryptocurrency built on a blockchain network through Facebook. Though Facebook was quick to insist that it will respect its user privacy and transactions will in no way be linked to the user's real world identity. कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे Facebook के तो ऊपर बहुत सारे लोगों का अकाउंट है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्राइवेसी को किसी भी जगह पे स्टेक पे रखा जाएगा या आपकी ट्रांजैक्शन आईडी को रिवील किया जाएगा. कुछ भी रिवील नहीं होगा एज सच, ऐसा फेसबुक कह रहे हैं. वो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क को डेवलप करने के बाद एक क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहे हैं. Libra is any other like any other cryptocurrency powered by blockchain technology. It wants to be a global currency, one that can be used to transfer money anywhere in the world without any transaction fee. This is a very important point. ये मतलब ऑब्वियसली हम जब भी किसी भी बारे में बात करते हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन फीस जो होती है, अगर हम कोई चीज क्रेडिट कार्ड से भी पे करते हैं ना तो उस पर कुछ % ऑफ टैक्स लग जाता है. अगर हम एग्जामिनेशन की भी फीस अगर हम क्रेडिट कार्ड से भर रहे हैं तो जो फीस 1000 रुपए की है वो हमें 1100 मतलब कुछ ऐसे अमाउंट का पड़ता है, जिसके लिए हमें ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है. तो लीब्रा जो है ये ग्लोबल करेंसी बनना चाहती है, इसका एम ग्लोबल करेंसी बनने का है जहां के आप पैसे कहीं पे भी कहीं से भी कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकें बिना किसी ट्रांजैक्शन फी के. और जो ऐसा मतलब ऐसा भी क्लेम करिए लीब्रा दैट इट कैन बी यूज्ड it by anyone with a smartphone, चाहे लो कॉस्ट बजट फोन ही क्यों ना हो, बस उस पर नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए. ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल मोबाइल पेमेंट सर्विसेज ऑलरेडी ऑफरिंग सीमलेस पेमेंट दो विथ रियल मनी. अभी तक हम जितने पैसे की बात कर रहे हैं दैट इज हैपनिंग इन रियल मनी, कि हमारे बैंक से पैसे कट रहे हैं या हमारे पेटीएम वॉलेट से पैसे कट रहे हैं, लेकिन वो हमने उसमें रिचार्ज कराया है, हमने उसमें पैसे डाले हैं. बट यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम रियल मनी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं. नाउ कैलिब्रा वॉलेट के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा हमारी
टेलीग्राम के जो पेज है विच इज सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विथ ईज, टेलीग्राम उसे ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको कैलिब्रा वॉलेट के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि आई एम नॉट रीडिंग दिस राइट नाउ. So thank you so much for attending this session and I hope your day goes well. So let's end this on a positive note. Courage doesn't always roar. Sometimes it's the quiet voice at the end of the day whispering, I'll try again tomorrow. So हमें हमेशा लगता है कि करेज है, बहुत ही बंदा फ्यूरियस है, मतलब एकदम बहुत ही स्ट्रांग है. ऐसा नहीं है. एट टाइम्स की स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को ये चाहिए होता है कि येस आई ट्राई टुमारो, ठीक है आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल दोबारा शुरू करते हैं. तो जब तक आप ये कल दोबारा शुरू करते हैं वाला लॉजिक अपने पास रखेंगे, तब तक आप जरूर जरूर एक दिन, एक कल जरूर आएगा जिसमें आप दोबारा शुरू करेंगे और सक्सीड होंगे. टिल देन हैप्पी लर्निंग.